अ वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। वो पीवाईक्यूज जो 2021 में पेपर में पूछे गए थे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू क्यों कर रहे हैं हम लोग, दैट आई विल टेल यू। बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर बार हर पेपर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। तो अगर ये पूरे 10 पेपर हम देख लें 2021 के, मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते होंगे कि 2021 में 5 पेपर 5 बार टेस्ट हुआ था, 20, 21 सितंबर, 22, 23, 24, राइट। और हर दिन में 2 शिफ्ट हुआ था। तो दैट वे वी हैव टोटल 10 पेपर्स, और 10 पेपर्स में मिला के ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में। तो इससे ये पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फिजिक्स में है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके बाद जो चैप्टर है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो हमारा ये कोशिश रहेगी कि पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग ऑफकोर्स सेकंड जो बनाएंगे वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बनाएंगे। अब क्योंकि इसमें 45 क्वेश्चंस है, तो एक सिटिंग में तो हम लोग नहीं करेंगे। मैं इसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा। आज हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी के और एक अगले वीडियो में मैं बना के भेज दूंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है, इसमें 11th स्टैंडर्ड भी कवर हो गया है। तो तुमको 11 के लिए कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो वीडियो है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ स्टैंडर्ड 11th एज वेल एज 12, दोनों के क्वेश्चन इसमें हैं। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट अस बिगिन। An electric dipole having dipole moment P equal to Q into 2L is placed in a uniform electric field। मतलब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जैसे ही बच्चों ने इतना पढ़ा, उनको समझ में आना चाहिए तुरंत कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है। ओके, सिर्फ टॉर्क लगता है बॉडी के ऊपर। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो नेट फोर्स जीरो होगा, सिर्फ टॉर्क लगेगा। द डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, राइट। डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड द पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। चलो देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। लेट अस स्टार्ट। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, देखो ये चार्ज को मैं माइनस क्यू बोल देता हूँ, और डाइपोल मतलब दो चार्जेस होते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, राइट। इसको मैं प्लस क्यू बुला लेता हूँ। तो ऑफकोर्स तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये तुम्हारा पी बार हो गया, राइट। और तुम्हारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसा दिखेगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसे है, पैरेलल है इसको, मतलब ई बार और पी बार दोनों सेम डायरेक्शन में, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में, राइट। दिस इज टोल्ड इन द क्वेश्चन। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तुम्हारा ई बार और पी बार सेम डायरेक्शन में, राइट। दिस इज ई बार एंड दिस इज पी बार। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेट फोर्स तो जीरो होगा, राइट। और वैसे भी अगर सोचना है तो देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे फोर्स लगेगा क्यूई राइट की तरफ, और सॉरी पॉजिटिव चार्ज पे क्यूई फोर्स लगेगा राइट की तरफ, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स क्यूई लगेगा लेफ्ट की तरफ। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट और अलोंग द सेम लाइन है, तो ये तो कैंसिल कर जाएंगे। तो एक बात तो पक्का पता चल गई कि एफ नेट कितना होगा, एफ नेट ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा पूछा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द डाइपोल इज गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा, जहां पे थीटा पी बार और ई बार के बीच का एंगल है। तुम्हारे केस में पी बार और ई बार के बीच का एंगल जीरो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो तुम्हारा आंसर आएगा माइनस पीई कॉस जीरो, या आंसर आएगा माइनस पीई। अब माइनस पीई मिनिमम वैल्यू है, राइट। क्योंकि देखो, अगर थीटा 90 होता तो आंसर जीरो आता, अगर थीटा 180 होता तो आंसर पी आता। तो जीरो एंगल पे क्या होता है, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। इसका और एक मतलब होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। एनीवेज, हमसे तो ये सब पूछा नहीं है इक्विलिब्रियम वगैरह के बारे में। क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा था कि नेट फोर्स कितना हो, पोटेंशियल एनर्जी कैसे। तो नेट फोर्स तो जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, a parallel plate capacitor filled with oil of dielectric constant 3। तो dielectric constant 3 दिया हुआ है, राइट। बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस C। मतलब जब ऑयल डाला था तब कैपेसिटेंस C था, मतलब C मीडियम कितना है, C मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, C। मतलब जब कैपेसिटेंस के बीच में मीडियम है तब उसकी कैपेसिटेंस C है। इफ द ऑयल इज रिमूव्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी। मतलब जब तुमने ऑयल को निकाल दिया, ऑब्वियसली अगर ऑयल को निकाल दिया तो बीच की मीडियम एयर हो जाएगी। तो तुमको पूछा कि अगर मीडियम एयर होता तो कैपेसिटेंस कितना होता। उल्टा क्वेश्चन पूछा। जनरली क्या पूछते हैं कि एयर में कैपेसिटेंस इतना है, मीडियम डालने पे कितना होगा। अब इसमें उल्टा पूछ लिया कि मीडियम डाला हुआ तो कैपेसिटेंस C था, अगर मीडियम को निकाल दिया गया तो कैपेसिटेंस कितना होगा।
तो काफी आसान है बच्चों, हम लोग को डायरेक्टली मतलब सी एयर पूछा हुआ है, राइट। हम लोग को डायरेक्टली रिलेशन पता है, और रिलेशन ये है कि सी मीडियम इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी एयर, के टाइम्स ऑफ सी एयर। सी मीडियम तो सी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी एयर। तो मेरे ख्याल से सी एयर का फॉर्मूला होगा सी बाई के। सी बाई के मतलब के दिया हुआ है ना 3, तो आंसर होगा सी बाई 3। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A uniformly charged half ring of radius r, इसकी रेडियस r दी हुई है, has a linear charge density sigma। अब इसमें हो सकता है बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि क्या होता है देखो, हम लोग को हमेशा क्या बोला गया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मतलब पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है क्वेश्चन को ठीक से। उन्होंने सरफेस चार्ज डेंसिटी के बदले क्या बोल दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा मतलब क्या हुआ, तुमको बोला गया ऐसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। ऑफ कोर्स ये चार्ज होगा रिंग, ये सेमी सर्कुलर रिंग जो है ये चार्ज होगा, हाफ रिंग चार्ज होगा, राइट। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ या चार्ज अपॉन पाई आर। देखो ये पूरा सर्कल नहीं, आधा सर्कल है, तो इसकी लेंथ होगी पाई आर। तो तुम Q को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हो कि Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर। ओके, अब क्या पूछा हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। क्योंकि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, इसलिए ये बहुत ही आसान होगा। देखो, अगर तुम किसी भी छोटे से पार्ट को कंसिडर कर लो, यहाँ पे छोटे से लेंथ को कंसिडर कर लो, और यहाँ पे तुम उसके वजह से सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे, समझो ये छोटे से लेंथ पे चार्ज हुआ dq, छोटे से लेंथ पे चार्ज हुआ dq। तो अगर तुम छोटा सा पोटेंशियल निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq बाय r। dq बाय r, r रेडियस होता है r, राइट। चलो मैं रेडियस को छोटा r लिख देता हूँ, राइट, रेडियस छोटा r। तो क्योंकि देखो इस सेंटर की डिस्टेंस हर एक पॉइंट से, चार्ज रिंग के हर एक पॉइंट से कितनी दूर है सेंटर r, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय r। तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, r भी बाहर आ जाएगा क्योंकि वो भी सेम है, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dq। अगर सारे dq को ऐड कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, q, राइट। सारे dq को ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, q। तो तुम्हारा आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू q। लेकिन मैंने तुमको ऑलरेडी बताया कि आंसर तो सिग्मा में दिया हुआ है, तो q के जगह पे क्या लिखना चाहिए, सिग्मा इंटू पाई आर, राइट। तो q के जगह पे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इंटू पाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r सिग्मा इंटू पाई आर। तो मेरे ख्याल से पाई और r तो कट जाएंगे, पाई कट जाएगा, r कट जाएगा, राइट। तो आंसर होगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा आंसर है, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। और शायद ऐसा ऑप्शन है, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर डी है। बस इसमें एक ही गड़बड़ बच्चा कर सकता है कि क्या है ना, देखो हमको किताबों में यही पढ़ा गया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है। तो सिग्मा एक्चुअली क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई सिग्मा को तुम लीनियर चार्ज डेंसिटी मानो, तो तुम कुछ कर नहीं सकते इसमें ज्यादा, तुमको सवाल के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, सिग्मा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये वाला सम काफी अच्छा सम है, ये देखते हैं। अभी भी हम लोग 20 सितंबर के ही सम्स कर रहे हैं शिफ्ट 1 की। अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज q। तो ये शेल है, शेल मतलब मेरे ख्याल से ये अंदर से खाली है, ओके। कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग शेल का मतलब याद रखना बच्चों की सरफेस पे चार्ज, सेंटर अंदर, उसके अंदर चार्जेस नहीं हो सकते। मतलब ये जो लाइन बना रहा हूँ ना काला वाला शेडिंग, ओके, ये जो ब्लैक कलर की शेडिंग कर रहा हूँ उसके अंदर चार्जेस नहीं हो सकते, क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर चार्जेस नहीं होते, राइट। सो क्या दिया हुआ, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज q। तो इसके सरफेस पे ऊपर चार्ज q दिया हुआ है। ए चार्ज -q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड द आउटर सरफेस। चलो देखते हैं बच्चों, सुनो। मुझे नहीं लगता ये सम बहुत ज्यादा टफ है, आराम से हो जाना चाहिए। सी, अगर तुमने अंदर -q रखा है ना सेंटर में, तो ये -q क्या करेगा ना, इधर से +q के चार्जेस को खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, राइट। तो इसके अंदर वाले ये शेल जो है, शेल के अंदर वाले सरफेस पे क्या चार्जेस हो जाएंगे, +q। क्योंकि शेल के अंदर से +q चार्जेस खींच लिया ना, तो शेल के सरफेस पे क्या जनरेट हो जाएगा, सेल के सरफेस पे क्या जनरेट हो जाएगा, -q। सेल के सरफेस पे क्या जनरेट होगा, -q। ऑफ कोर्स एक शेल था,
ओके, जिसके जिसके अंदर से तुमने माइनस क्यू बाहर वाले सरफेस पे खींच लिया और प्लस क्यू बाहर वाले सरफेस पे खींच लिया, तो अंदर ऊपर वाले सरफेस पे क्या जनरेट होगा, माइनस क्यू जनरेट होगा, राइट। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या जनरेट होगा, माइनस क्यू ऑलरेडी क्या था इसके ऊपर ऑलरेडी प्लस क्यू बैठा हुआ था। तो क्या हुआ देखो, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनना। इनर सरफेस पे चार्ज क्या हो गया, इनर सरफेस पे चार्ज हो गया, इनर सरफेस पे चार्ज हो गया, इनर सरफेस पे चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट, चार्ज विल बी इक्वल टू प्लस क्यू, राइट। और आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हो गया, आउटर सरफेस पे चार्ज हुआ माइनस क्यू प्लस बड़ा वाला क्यू, क्योंकि बड़ा वाला क्यू तो पहले से ही था। ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू माइनस क्यू, ऐसे लिख देते हो, राइट। अब तुमको तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, अंदर वाले सरफेस का और बाहर वाले सरफेस का। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो इनर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस, surface charge density of inner surface, right, surface charge density of inner surface will be equal to, देखो inner surface पे चार्ज क्या है q और inner surface की रेडियस क्या है r1, तो ये हो जाएगा q by 4 pi r1 square। और surface charge density of outer surface, शेल का आउटर सरफेस, surface charge density of outer surface of the shell, okay, that will be equal to, देखो आउटर सरफेस पे चार्जेस क्या है, बड़ा क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आउटर सरफेस का रेडियस छोटा r2 है, राइट। तो 4 पाई r2 सॉरी r2 है ना, r2 स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो याद रखना योर आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2e एंड मास 4m, मतलब एक चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है 2e, राइट, और उसकी मास कितनी है 4m, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, सिंपल, force acting force acting on any charge in electric field is QE, ठीक है। फोर्स को मैं ma भी लिख सकता हूँ, लेकिन m मतलब कितना, देखो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है, लेकिन तुम्हारे केस में मास कितना है बच्चों, मास है 4m, तो 4m इंटू a विल बी इक्वल टू चार्ज कितना है 2e इंटू e, ठीक है। और हम लोग को a चाहिए, तो a विल बी इक्वल टू 2e बाई 4m, तो ये आंसर होगा मेरे ख्याल से e बाई 2m। ऐसा ऑप्शन कौन सा है ना, ऑप्शन बी है, राइट, आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब हमने शिफ्ट 1 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 20 सितंबर शिफ्ट 1 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पांचों क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन आए थे, पांचों कर लिए। अब हम लोग शिफ्ट 2 पे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये इन द अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर शोन, ओके, ईच कैपेसिटर इज 6, सारे के सारे 6 है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछा हुआ है। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से तो ये सब टाइप के सम्स करने में तो तुमने महारत हासिल की होगी। देखो C1 C3 को देखो, ये पॉइंट पे C1 का एक एंड है, C3 का एक एंड है, दूसरा पॉइंट, दूसरा एंड यहाँ पे मान लो, देखो ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है डायरेक्टली, मतलब C1 और C3 का एक एंड इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ऐसा मान लो, और इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो दोनों पैरेलल में हो गए, है ना। अगर किसी भी कैपेसिटर के दोनों एंड कॉमन पॉइंट्स पे कनेक्टेड होते हैं, दोनों प्लेट्स कॉमन पॉइंट्स पे कनेक्टेड होते तो पैरेलल हो गया। तो C1 और C3 पैरेलल में है, ओके। तो इनका अगर मैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालूंगा, किनका, इनका, इस कॉम्बिनेशन का अगर मैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालूंगा इसका, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा इसका क्या होगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस, C1 प्लस C3, मतलब 6 प्लस 6, सब 6 है ना, सबका वैल्यू 6 है, तो ये हो गया 12 माइक्रोफैराड, 6 प्लस 6 12। अब मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करने जा रहा हूँ, देखो अब इस डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा, ये A है और ये B है, ठीक है। इन दोनों के जगह पे अब एक ही कैपेसिटर बनेगा जो होगा 12 माइक्रोफैराड का, राइट। और उसके बाद में शायद डायग्राम कुछ इस तरह से है, डायग्राम, ये नीचे C4 है, C4 क्या लिखूं, ये भी 6 ही लिख देता हूँ, सब 6 है, 6 और एक मिनट, ये भी 6 है, ओके, ऐसे ये भी 6, राइट। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। तो इस तरह से डायग्राम बन गया। अगर अब तुम डायग्राम को ध्यान से देखो, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, डायग्राम सही है। अब ध्यान से देखना, अगर तुम इस 12 को देखो और 6 को देखो, इस 12 और 6 को देखो, राइट। तो अगर यहाँ से कोई चार्ज गया ना, तो वही चार्ज 6 में भी जाएगा। तो ये 12 और 6 सीरीज में है, राइट, इसको CS लिख देता हूँ।
तो CS कैसे निकालते हो? दो कैपेसिटर सीरीज में होता तो कैसे निकालते हो? 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, या जो और भी अच्छे बच्चे रहते हैं सीधा प्रोडक्ट अपॉन सम कर लेते हैं, तो मैं प्रोडक्ट अपॉन सम कर रहा हूँ। तो 12 इंटू 6/12 प्लस 6, ये हो गया 4, 48, 72/18, 72/18 कितना हो गया 4, तो ये 4 हो गया। और इस डायग्राम को फिर से अब रीड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये A है, ये A है, यहाँ पे एक ही कैपेसिटर बचा जो कितना था 6, ठीक है 6, और ये तुम्हारा B है, B, और ये देखो ये दूसरा कैपेसिटर तुम्हारा ऐसा दिखेगा, ये यहाँ से बीच में ये कितना हो गया यहाँ पे 4, राइट। अब ये सामने सामने दिखाई दे रहा है कि 4 और 6 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। 4 और 6 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो तुम्हारा C इफेक्टिव का आंसर आएगा 6 + 4 पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, आंसर आएगा 10 माइक्रोफैराड। मतलब तुम्हारा फाइनल आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज अप टू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। अ प्लेट 2 मिलीमीटर थिक, मतलब समझो ना एक कैपेसिटर था कुछ ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस समझो डी थी, और हाँ हाँ ठीक है, इसी तरह का कुछ कैपेसिटर था, उसका पोटेंशियल डिफरेंस था 100 वोल्ट। अब क्या किया गया, प्लेट ऑफ 2 mm थिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, देन टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज हो रहा, राइट। टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड बाय 1.6 mm, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी सेम है, और उसको सेम रखने के लिए क्या किया गया, ये जो डिस्टेंस है ना इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, कितना बढ़ा के कर दिया गया, 1 पॉइंट, डी तो पहले से ही था, और कितना बढ़ा दिया गया बताओ, प्लस 1.6 mm कर दिया गया, ओके 1.6 mm कर दिया गया। और एक काम किया गया इसमें, एक 2 mm थिकनेस का कुछ डाइलेक्ट्रिक भी डाला गया, 2 mm का डाइलेक्ट्रिक भी डाला गया, ये 2 mm का डाइलेक्ट्रिक भी है, ठीक है, 2 mm का डाइलेक्ट्रिक। क्या पूछा हुआ है कि V तो सेम रहेगा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना, ये समझो प्लस है, ये माइनस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, सुनो। क्योंकि इस क्वेश्चन में बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोला कि बैटरी कनेक्टेड है, राइट ना। पोटेंशियल दोनों बार कितना है 100 है, पोटेंशियल दोनों बार कितना है 100 है, राइट। और Q भी कांस्टेंट है, देखो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, V सेम रखना है, Q भी सेम होगा, तो C भी सेम होना चाहिए, मतलब C जो पहले था वही C बाद में होना चाहिए, तभी V सेम रहेगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुमको V सेम रखना है तो C को भी सेम रखना पड़ेगा, मतलब C जो पहले था वही C बाद में होना चाहिए। C इनिशियल शुड बी इक्वल टू C फाइनल, C इनिशियल शुड बी इक्वल टू C फाइनल। अब पहले तुम्हारा कैपेसिटेंस कितना था, एयर ही तो था, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D था। अब तुम्हारा क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट, अब D क्या हो गया, D प्लस 1.66, D प्लस 1.6 हो गया, राइट। लेकिन एक मिनट, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर भी है, देखो डिस्टेंस D के जगह क्या हो गया, D प्लस 1.6 हो गया, लेकिन पार्शियली फील्ड कैपेसिटर है, तो शायद तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर पार्शियली फील्ड होता है तो माइनस टी प्लस टी बाई के करते, माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अब मैं ये A एप्सिलॉन नॉट और A एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट और A एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे देखो, एक मिनट, देन टू मेंटेन द डिस्टेंस दिया है क्या प्लेट का, नहीं कुछ नहीं दिया है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये थिकनेस दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का 2 mm, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा D प्लस 1.6, और थिकनेस कितना दिया था 2 mm ना, तो 2 प्लस 2 बाई के इक्वल टू D। हाँ चलो हो गया सम, D और D तो कट गया, राइट। ये 1.6 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 0.4 प्लस 2 बाई के इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0, डी डी कट गया तो 0 हो गया ना, तो 2 बाई के इक्वल टू 0.4, तो k क्या होगा, k विल बी इक्वल टू 2 बाई 0.4, और 2 बाई 0.4 मतलब 20/4, 20/4 कितना हो गया 5 आ गया आंसर, राइट। ध्यान से सुनना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या था सोचने के लिए बच्चे लोग को, कि जो कैपेसिटेंस पहले था वही कैपेसिटेंस बाद में भी होना चाहिए, तभी V सेम रहेगा, क्योंकि Q तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड ऐसा बोला नहीं है, राइट। तो पोटेंशियल को सेम रखने के लिए जो कैपेसिटेंस पहले था वही कैपेसिटेंस बाद में भी होना चाहिए, तो Q विल बी इक्वल टू CV,
V सेम होगा, Q सेम होगा, तो C को भी सेम रखना है। तो जो C पहले था वही C बाद में भी होना चाहिए। पहले गैप कितनी थी प्लेट्स के बीच में? D। अब कितनी है? D प्लस 1.66, लेकिन साथ में पार्शियली फील्ड हो गया, तो क्या करने का? माइनस टी प्लस टी बाई के, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। हो गया फिर, राइट? इक्वेट कर लो दोनों का, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन ये है कि a uniformly charged semicircular arc of radius r has a linear charge density lambda। अब फिर से देखो linear charge density lambda दिया हुआ है, राइट? linear charge density की वैल्यू क्या दी हुई? लैम्डा, याद रखना। is the electric field at its center uniformly of radius r has linear charge density lambda। the electric field at the center, ये प्रिंटिंग एरर होगा, तुमको सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इजी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैं निकाल रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। ऑफ कोर्स इजी नहीं है, तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम छोड़ के आगे बढ़ जाना, ओके? टाइम वेस्ट मत करना इसमें। बट फिर भी अभी हमारे पास ऐसा टाइम का थोड़ी कोई कंस्टेंट है, मैं करवा देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, लैम्डा का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम्डा? चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। देखो ध्यान से देखो, मैं इसको कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, देखो एकदम ध्यान से देखना। मैं करता हूँ, मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पे। इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ को मैं dl मान लेता हूँ, ओके? एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ जिसका लेंथ कितना है? dl। और ये एलिमेंट यहाँ से कितने एंगल पे बता रहा हूँ, देखो ये एलिमेंट यहाँ से थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, ठीक है? इसके एंड्स को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, एलिमेंट के एंड्स ज्वाइन कर लेता हूँ। और ये एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है? ध्यान से सुनना, ये एलिमेंट एंगल बना रहा है d थीटा। सो कंसीडर एलिमेंट dl, छोटा सा एलिमेंट dl कंसीडर कर लो। और ऑफ कोर्स ये रिंग चार्ज है, नो डाउट अबाउट इट, इसके ऊपर चार्ज है। चार्ज रिंग है तभी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी, ओके? तो ये चार्ज रिंग है, उसमें मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया dl, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो पहले यहाँ पे ना इस dl के वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल लेता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू dl। चलो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी de विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, q बाय r स्क्वायर। हाँ ये तो सच है कि ये रेडियस के डिस्टेंस पे है, तो r स्क्वायर तो आएगा ही आएगा नीचे, लेकिन यहाँ पे q के जगह पे क्या लिखोगे? सुनो, q मतलब dl पे चार्ज। अब सुनो, हर 1 मीटर पे चार्ज है लैम्डा, तो dl मीटर पे चार्ज कितना होगा? लैम्डा dl बराबर है। और सुनो, एक्चुअली क्या होता है मालूम है? ये dl को भी बदलना चाहिए, मैं बताता हूँ dl को कैसे बदलते हैं, ध्यान से देखना। अगर तुमको सर्कल में फॉर्मूला पड़ा होगा तो तुमको पता है लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू आर थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू आर थीटा। तो डीएल एक आर्क ही तो है, तो इस लेंथ आर्क का लेंथ कितना होगा? आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आर और स्क्वायर तो गया, आर और स्क्वायर तो गया, तो ये तुम्हारा आंसर आया। अब सोचो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? सेंटर पे एकदम ध्यान से सुनना, मैं बना रहा हूँ, देखो डायरेक्शन। अगर यहाँ पे मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है रिंग पे हो तो उसे रिपेल करेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसी होगी। ये तुम्हारा डी का डायरेक्शन है, और सिंपल सी बात है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, राइट? अब ध्यान से सुनना एकदम, जैसा एलिमेंट डीएल ऊपर था ना, वैसे ही एग्जैक्टली सेम एलिमेंट डीएल नीचे भी होगा। जैसा एलिमेंट डीएल ऊपर था वैसे ही सेम एलिमेंट नीचे भी होगा, और इसका भी सब कुछ वैसे ही आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा, सब कुछ सेम आएगा, राइट? मतलब ये भी एंगल नीचे थीटा पे ले सकते हैं हम लोग एक एलिमेंट, और उसका डी ऐसे आएगा। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा, राइट? अब अगर तुम इनको रिजॉल्व करोगे ना, मैं अब इसको आगे तक नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ तक ऐसे होगा। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ, ये एंगल भी थीटा होगा बाय सिमेट्री, तो ये जो डी है ना, इनके कॉस वाले कंपोनेंट तो जुड़ जाएंगे। देखो डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा तो जुड़ जाएंगे, राइट? डी कॉस थीटा जुड़ जाएंगे, और साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाले का डी कॉस थीटा साइन थीटा ऐसा आएगा, इसका ऐसा आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? मतलब ले दे के मैंने ये सीख लिया कि मुझे पूरे रिंग पे सिर्फ क्या जोड़ना है, बताओ? सबके कॉस कंपोनेंट्स। व्हाट आई हैव टू ऐड व्हाट? कॉस कंपोनेंट्स। तो मुझे सबके क्या ऐड करने हैं? कॉस कंपोनेंट्स ऐड करने, तो मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो मतलब टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई यहां से लिखना चालू करता हूं, ओके? विल बी इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? डीई कॉस थीटा। और देखो एलिमेंट्स कहां से गए, देखो ये लाइन से एंगल मेजर हुआ ना, देखो तो ऐसा नीचे तुमको 90 जाना है और ऊपर 90 जाना है, मतलब लिमिट लगेंगे -π/2 से लेके +π/2। तो मेरे ख्याल से बच्चे तुमको छोटी मोटी इंटीग्रेशन आती होगी, तुम सीईटी वाला एग्जाम दे रहे हो तो तुमको आता ही होगा। पहले डी का वैल्यू डाल लेता हूँ, डी का वैल्यू क्या है?
डी का वैल्यू क्या निकाला मैंने, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इंटू लैम्बडा बाई आर। हाँ, डी थीटा को अंदर रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ, तो डी का मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट विल बी -π/2 से लेके +π/2 तक, और ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो साइन π/2 माइनस माइनस साइन π/2, तो 2 आएगा, साइन π/2 माइनस माइनस साइन π/2 मतलब 1 माइनस माइनस 1, तो 2 आएगा। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इंटू 2 लैम्बडा बाय आर। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 2 लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यस, आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये इंटीग्रेशन वाला मैंने इवेल्युएट नहीं किया, तुम सोच लेना कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा आता है, हायर वैल्यू एंगल का π/2 है, लोअर वैल्यू -π/2, कर लेना, आ जाएगा आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, ए हॉलो मेटल स्फीयर आर, हॉलो मेटल स्फीयर हैज अ रेडियस आर, तो चलो ये हॉलो मेटल स्फीयर है और इसकी रेडियस कितनी दी हुई है मुझे, आर दी हुई है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, ओके। It's if the potential difference between the surface and a point at a distance of 5r, मतलब ये मेरा पॉइंट 1 है, ओके, और एक जगह पे मुझे जाना पड़ेगा जो इससे कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है, 5r दूर है, समझो, समझो इसी लाइन यहाँ ले लेते हैं ना, 5r, तो यहाँ पे एक पॉइंट 2 है और यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है, एट इट पॉइंट 5r फ्रॉम द सेंटर, हाँ, तो ये डिस्टेंस 5r है, 5r इरेज कर लूँ, 5r, ये डिस्टेंस 5r है, दिया हुआ है ऐसे 5r, करेक्ट। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, मतलब मुझे दूसरे वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। देखो मुझे दिया क्या, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट द फर्स्ट पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, मान लेता हूँ कि स्फीयर पे, ये जो हॉलो स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज क्यू मान लेते हैं, राइट, क्यू मान लेते हैं ना, क्यू मान लेते हैं चार्ज को, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, राइट। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है उस पे पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 5r। कॉमन सेंस की बात है कि v2 छोटा है और v1 बड़ा है, और इन दोनों का डिफरेंस v है, देखो इन दोनों का डिफरेंस v है, ये v जो दिया है ना, v यहाँ पे, ये क्या है, दोनों के डिफरेंस दिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की डिफरेंस दिए, मतलब v क्या है, v इज नथिंग बट v1 माइनस v2, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर बाहर, 1 माइनस 1/5 बचेगा, और 1 माइनस 1/5 क्या होता है, 4/5, तो v का आंसर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, और यहाँ पे 4/5, ठीक है। अब मुझे इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछा है सेकंड पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला सेकंड पॉइंट पे मतलब 5r डिस्टेंस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आएगा, q बाय 5r द होल स्क्वायर आएगा, 5r द होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है। अब डिवाइड कर लो 2 को 1 से, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ डिवाइडिंग 2 बाय 1, अगर मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, देखो E by V will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by 5r का स्क्वायर, ठीक है, इनटू V को उल्टा लिखो, उल्टा मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 5r, ओके, डिवाइडेड बाय Q, तो क्या क्या कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, Q और Q गया, सो E by V का रेशियो लिया तो देखो काफी कुछ कैंसिल हो गया, एक टर्म नीचे और आएगा 4, क्योंकि इधर न्यूमरेटर में 4 है ना, तो ये 4 नीचे आएगा यहाँ पे, राइट, तो ये 5r और ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यू विल एंड अप गेटिंग E by V इज इक्वल टू व्हाट, 20r, E by V इज इक्वल टू 1/20r, राइट, 1/20r, तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों, E इज इक्वल टू V by 20r, दिस इज द आंसर, E इज इक्वल टू व्हाट, V by 20r, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, E by 20, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, दिस इज आंसर इज बी, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द रिजल्टेंट कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, काफी आसान क्वेश्चन है, देख के ही पता चल रहा है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। पहले तो देखो ये सी और सी को देखो, ये सी और सी पैरेलल में है, तो आंसर आ जाएगा 2c, ठीक है। अच्छा, अब मैं डायग्राम को फिर से रीड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि थोड़ा पेनफुल काम है, बट आई विल डू इट।
ये A है और ये मेरे ख्याल से 2C है, और ये B है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या है 2C और ये 2C, और ये अभी C और C को ऐड करके और एक 2C है, राइट, 2C, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे शायद एक और C है, करेक्ट, और ये वाला भी दोनों कनेक्टेड है ऐसे। अब ये 2C और 2C कैसे कनेक्टेड है? ये 2C और 2C सीरीज में है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम करोगे तो C आएगा आंसर, और ये C, अब ये C और ये C पैरेलल में है, तो फाइनली तुम्हारा डायग्राम C और C पैरेलल में फिर से 2C हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 2C ऐसे, A और B के बीच में 2C, और ये C और C 2C फिर से होंगे, राइट, और यहाँ पे एक 2C है और यहाँ पे एक 2C है, करेक्ट है। अब ये 2C फिर सीरीज में हो गया, तो 2 इंटू C, ये C हो जाएगा, और ये C और ये 2C क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो आंसर आएगा 3C, 2C 3C, तो C इफेक्टिव का आंसर आ गया 3C। तो काफी आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, मुझे तो इसलिए टाइम लग गया क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करके समझाना पड़ा, कुछ बच्चे तो डायरेक्टली कर लेंगे इसको एकदम। अच्छा, ये देखते हैं, एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी 2 पिकोफैरेड, मतलब जब एयर है मीडियम में, जब कैपेसिटर के बीच में एयर है, प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और C की वैल्यू मुझे दी हुई है 2, तो मैं लिखूंगा 2 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोलते हैं, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड एंड स्पेस इज फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, देन द कैपेसिटेंस इज 6, मतलब जब मीडियम डाला गया, लेकिन मीडियम डालने के साथ साथ और एक काम किया गया कि प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को डबल भी किया गया, राइट, तो क्या होगा, आंसर आएगा Ka एप्सिलॉन नॉट, ओके, डिवाइडेड बाय 2D भी आएगा साथ में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। K क्यों आया, क्योंकि मीडियम डाला गया, 2D क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस को डबल कर लिया गया, तो C मीडियम विल बी Ka एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। अब मीडियम में कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 6, तो 6 इज इक्वल टू Ka एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2D, और क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, K की वैल्यू, तो बहुत ही आसान है, डिवाइड कर लो 2 को 1 से, डिवाइडिंग 2 by 1, डिवाइडिंग 2 by 1, अगर 2 को 1 से डिवाइड कर लिया तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो 6 by 2 तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे खाली K by 2 बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे K की वैल्यू 6 आ गई, राइट, और आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, if the force between two identical charged particles placed at a distance y from each other, if the distance between the charges is half the previous distance, then the force becomes, मतलब तुमने डिस्टेंस को आधा कर लिया तो फोर्स का क्या होगा, बहुत ही आसान है, पहले समझो फोर्स की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, अब तुम्हारा नया फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r बाय 2, डिस्टेंस को आधा कर लिया ना तुमने, r बाय 2 द होल स्क्वायर, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है, तुम डिवाइड करके देख लेना, तुमका आंसर 4 आएगा, राइट, तो f डैश इज इक्वल टू 4f, सब कुछ कट जाएगा, खाली 4 बचेगा, आंसर होगा f डैश इज इक्वल टू 4f, आंसर बी, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो 90% बच्चे डायरेक्टली कर लेंगे, उनको मालूम है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो r को हाफ करेंगे तो f 4 टाइम बढ़ जाएगा, ओके, तो इसको सॉल्व करने का कोई खास मतलब तो है नहीं, राइट, ये 11वीं का सम है। आगे बढ़ते हैं, two identical parallel plate air capacitors are connected in series to a battery of EMF V, मतलब दो कैपेसिटर्स है, ओके, उनको एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, और उस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी दी हुई है V, ओके, तो क्या होगा देखो बच्चों, अगर ये V होगा ना, तो यहाँ पे ये CC है दोनों, तो ये हो जाएगा V/2 और ये V/2, खैर पहले क्या हो रहा था उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, राइट, V/2 अब क्या किया गया, नया सिचुएशन क्या है देखो, इफ वन ऑफ द कैपेसिटर इज इंसर्टेड इन द लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अदर, समझो ये पहले वाले को ना डाइलेक्ट्रिक, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया बच्चों कि अगर एयर वाले कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है Kc, और इसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं डाला गया, ये तो ऐसे का ऐसे ही है C, बैटरी फिर से वही है V, पूछा गया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अदर वन, तो मैं एक काम करता हूँ, ये V है ना, इसको मैं मान लेता हूँ V1, ओके, इसको मैं मान लेता हूँ V2, अब ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से हो जाएगा, तुमको निकालना है V2, तुमको निकालना है V2, देखो ध्यान से सुनो, KC और C सीरीज में है, और सीरीज में चार्ज सेम होता है,
Kc और C सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, मतलब चार्ज इन द फर्स्ट इज इक्वल टू चार्ज इन द सेकेंड, मतलब C1V1 Kc, देखो पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस Kc है और पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल डिफरेंस V2। चार्ज क्यों सेम है? क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, तो Kc इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल टू C इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, तो मुझे आंसर आएगा कि V2 इज इक्वल टू KV1। ओके, मुझे V2 ही ढूंढना है, याद रखना कि V2 इज इक्वल टू KV1। अच्छा ध्यान से सुनना, मुझे V2 ढूंढना है ना, V2 क्या होता है? K इंटू, देखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो मैं V1 के जगह पे क्या लिखूंगा? V माइनस V2, V माइनस V2, ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर में V2 थोड़ी चाहिए, V1 थोड़ी चाहिए, तो V1 को हटा दिया मैंने। कैसे हटाया? V इक्वल टू V1 प्लस V2, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस डिवाइड हुआ, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V2 क्या, V1 क्या होगा? V माइनस V2। अब तो आगे आंसर V2 इज इक्वल टू KV माइनस KV2, तो V2 प्लस KV2 इज इक्वल टू KV, राइट, इज इक्वल टू KV। सो देयरफॉर वी कैन टेक V2 कॉमन, V2 को कॉमन ले लेते हैं, तो आंसर आएगा K प्लस 1 इंटू V2 इक्वल टू व्हाट? KV। तो V2 का आंसर आएगा V2 विल बी इक्वल टू KV अपॉन K प्लस 1, और ऐसा ऑप्शन है KV अपॉन K प्लस 1, ऑप्शन है आंसर C। आंसर C इज दी ऑप्शन फाइनल आंसर, राइट। When a piece of polythene is rubbed with wool, a negative charge of 4 into 10 power minus 7 कूलम is developed। मतलब चार्ज पता है हम लोग को 4 into 10 power minus 7, ठीक है। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो ना, हम लोग को तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, हम जानते हैं कि हर चार्ज को क्या लिखा जा सकता है? Ne, तो Ne इज इक्वल टू 4 into 10 power minus 7, तो N क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ना, 4 into 10 power minus 7 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू दी हुई है 4 into 10 power minus 7 divided by 1.6 into 10 power minus 19, that will be 4 upon 1.6 is 40 upon 16 into minus 7 plus 19 is 12, ठीक है, और 40 upon 16 मतलब 10 by 4 2.5, तो ये हो गया 2.5 into 10 power minus 12, ऐसा 10 power plus 12, सॉरी प्लस 12, माइनस 12 नहीं प्लस 12 है वहाँ, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V1 एंड देन डिस्कनेक्टेड अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ, मतलब पहले इसको चार्ज करके फिर डिस्कनेक्ट कर लिया, अलग कर लिया, फिर क्या किया? अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2 इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अनचार्ज मतलब इसकी पोटेंशियल जीरो होगी, उसके बाद में क्या कर लिया? दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, ऐसे C1 C2 दोनों को पैरेलल में। और ये मैंने तुम लोग को डायरेक्टली थ्योरी में सिखाया है कि रिजल्टिंग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तुमको रिजल्टिंग पोटेंशियल पूछा है, रिजल्टिंग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? इसको V2 लिखते हैं, रिजल्टिंग पोटेंशियल मतलब V कॉमन पूछा हुआ, वो लोग ने भले V2 लिखा है, हम लोग V कॉमन लिखेंगे। देखो मैंने तुमको डायरेक्ट सिखाया, इसका फॉर्मूला क्या है? C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, राइट। तो ये होगा C1V1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो आंसर होगा C1V1 बाय C1 प्लस C2 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने तुमको थ्योरी में डायरेक्ट सिखाया हुआ है कि कैसे निकालते हैं, राइट। इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल 0 था, फाइनल पोटेंशियल पूछा हुआ है जिसको उन्होंने V2 लिखा है, हम V कॉमन लिख लेते हैं, राइट। तो आगे आंसर ए पॉइंट चार्ज Q, पॉइंट चार्ज Q, तो फाइनली हम लोग 22 सितंबर तक पहुंचे हैं, और 22 सितंबर के शिफ्ट 1 के सारे सम्स कर लेते हैं बिल्कुल। Point charge Q is placed at the center of line joining two equal point charges plus Q plus Q, तो ये तो पक्का प्लस Q है, और यहाँ पे और एक प्लस Q है, और सेंटर में क्या रखा हुआ है? सेंटर में क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू Q है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ Q इफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, उसका साइन के साथ ढूंढना है तुमको, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सुनो, अब सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब सारे इक्विलिब्रियम में, ध्यान से सुनो। अब इसको देखो, इसको अब ये जो प्लस क्यू पहला वाला है, छोटा प्लस क्यू, उसको ये छोटा प्लस क्यू तो रिपेल करेगा, तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इस बड़े क्यू को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब एक बात तो पक्की होगी कि बड़े क्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, ये प्लस क्यू वाला इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, तो ये क्यू को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। ये तो पक्की बात है कि आंसर तुम्हारा नेगेटिव आएगा, राइट। अब हम लोग को ढूंढना है कि वो आंसर कितना आएगा, राइट।
ये प्रिंटिंग एरर है बच्चों, ये 9 नहीं है, ये Q/4 ही होगा, Q, सब ऑप्शन Q ही है, राइट। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, देखो ध्यान से। इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये रिपेल करेगा ऐसे, ये रिपेल करेगा, मतलब ये कौन रिपेल करेगा, ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, और ये क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, राइट। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं d, ओके। तो क्योंकि ये सेंटर में था तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2d। तो देखो क्या होगा बच्चों, तो ये नेगेटिव होगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या होना चाहिए, ये वाला फोर्स समझो, ये F1 है और ये F2 है, राइट। तो F1 शुड बी इक्वल टू F2, F1 शुड बी इक्वल टू F2, और Q तो नेगेटिव हो गया बाय कॉमन सेंस। तो F1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। F1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F1 किसके बीच का फोर्स है, ये दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 2d है, तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 2d द होल स्क्वायर, 2d the whole square, that will be equal to 1/4 pi epsilon naught। F2 किसके बीच का फोर्स है, इन दोनों के बीच का फोर्स, तो ये होगा Q इंटू बड़ा वाला Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है d स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सब कट जाएगा, ये Q और एक Q भी कट गया, राइट। तो यहाँ पे d स्क्वायर भी कटेगा, यहाँ पे बचा Q/4 और यहाँ पे बचा सिर्फ Q। तो आंसर आया Q/4, लेकिन याद रखना मैंने पहले ही बता दिया था नेगेटिव, नेगेटिव, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नेगेटिव आना चाहिए, आंसर होगा ऑप्शन बी। नहीं तो अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये रुक ही नहीं सकता, इसको तो दोनों रिपेल कर देंगे। सो यू वांट दैट स्मॉल q शुड बी इन इक्विलिब्रियम ना, तो एक रिपेल करेगा तो एक अट्रैक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the energy of a capacitor is, if the charge on the capacitor is increased by 2 coulomb, मतलब नया चार्ज क्या होगा Q+2, the energy increases by 21%, मतलब नया एनर्जी क्या होगा E plus 21% E, that will be equal to old energy plus 0.21 E, that will be equal to 1.21 E। तुम्हारा नया एनर्जी होगा 1.21 E, ठीक है। क्या पूछा, ओरिजिनल चार्ज। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q² by 2C, Q² by 2C, C तो चेंज हो नहीं रहा है, एनर्जी इज Q² by 2C, C तो चेंज हो नहीं रहा है कैपेसिटेंस, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q², तो E' विल बी इक्वल टू Q' द होल स्क्वायर, राइट। तो अगर E' देखो तो 1.21 E बाई E, तो E के E कैंसिल हो जाएगा, Q' मतलब Q+2 बाय Q द होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब रूट ले लो, 1.21 का रूट तो 1.1 हो गया, दैट इज इक्वल टू Q+2/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1.1Q इज इक्वल टू Q+2, 1.1Q माइनस Q इज 0.1Q, 0.1Q 2, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लो, Q इक्वल टू 20 कूलम, और ऐसा ऑप्शन है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ बैटरी अक्रॉस द प्लेट ऑफ द चार्ज कंडेंसर इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी निकाल दिया गया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया, तो एनर्जी का क्या होगा, राइट। बैटरी निकाल दिया गया, बैटरी निकाल दिया, देखो बैटरी रिमूव्ड मतलब, बैटरी अगर निकाल दिया गया, मैंने ये भी सिखाया अपने अपने थ्योरी लेक्चर में सिखाया, मैंने थ्योरी लेक्चर में ये सिखा दिया था, बैटरी निकालने से क्या होता है, लगा के रखने से क्या होता है। बैटरी रिमूव कर दिया अगर तो Q कांस्टेंट होगा, Q कैन नॉट चेंज, ठीक है। अब देखो एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, Q²/2C, क्योंकि Q कांस्टेंट है मैं लिख सकता हूँ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ध्यान से सुनना, हुआ क्या, देखो तुमने डाइलेक्ट्रिक डाला, ऑन पुटिंग डाइलेक्ट्रिक, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालोगे, ऑन पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक तुम्हारी एनर्जी क्या, तुम्हारी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस विल बिकम K टाइम्स, और कैपेसिटेंस अगर K टाइम्स हो गया ना बच्चों, तो एनर्जी 1/K हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ गई तो एनर्जी 1/K हो जाएगी, तो तुम्हारी नई एनर्जी कितनी हो जाएगी, E' विल बिकम इक्वल टू E/K, मतलब कम हो गई। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाँ, इन द गिवन फिगर पॉइंट ए इज 900, ये 900 वोल्ट का है, अच्छा, और पॉइंट बी इज अर्थ, ठीक है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पी, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। ध्यान से सुनो बच्चों, एकदम ध्यान से। एक काम करता हूँ, सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि इन दोनों को एक ही कैपेसिटेंस मान लेता हूँ, ठीक है। अगर इन दोनों को एक ही कैपेसिटेंस मान लिया, दोनों पैरेलल में 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो अगर मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करूँ ना, तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ये तो तुम्हारा 6 हो गया, 6, और ये यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है ना, और ये 0 है समझो, ये 900 है, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, चलो रहने दो ना, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, इरेज कर लेता हूँ, देखो
ये 900 मतलब बैटरी जैसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 900 और ये 0, तो मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में मिला के कितनी है? 900 वोल्ट। ऐसे बना सकते हो। ये 6 है और ये 12 है, ठीक है, 12 माइक्रोफैरेड। ये तो 900 है पक्का, क्योंकि ये डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। ये 0 है, ये 0 है, ये 900 वोल्ट है। तो ये पोटेंशियल कितना ये निकालना है ना पी पे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों फटाफट। देखो ये दोनों तो सीरीज में 6 और 12, सीरीज में तुम्हारा कैपेसिटेंस कितना आता है? सीरीज टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आएगा तुम्हारा? प्रोडक्ट अपॉन सम। सी इफेक्टिव कितना आएगा? प्रोडक्ट अपॉन सम। मतलब 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 कितना हो गया? कितना हो गया? 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6। या डायरेक्टली भी कर सकते थे ये प्रॉब्लम को शायद, छोड़ो ऐसे ही कर लेते हैं, राइट। एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो। डायरेक्टली कर सकते हो तो डायरेक्टली कर लेंगे ना, कर सकते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं बच्चों। ये मेथड से नहीं करते। एक सम किया था हम लोग ने इससे मिलते जुलते, वैसे ही कर लेते हैं। रुको, हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो डायरेक्टली कर लेते हैं। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को V1 मान लेता हूं और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को V2 मान लेता हूं, ठीक है। क्योंकि दोनों में चार्ज सेम है ना, मैं लिख सकता हूं C1V1 इज इक्वल टू C2V2। चार्ज तो दोनों में सेम होगा, सीरीज में है दोनों। अब C1 कितना है? 6। V1 कितना है? पता नहीं। C2 कितना है? C2 कितना है? C2 है 12। हाँ, और V2 पता नहीं, V2 लिख लो। अब 6V1 इज इक्वल टू, देखो V1 प्लस V2, मुझे V1 ढूंढना है। V1 प्लस V2 900 होगा। V1 प्लस V2 मिला के 900। तो V1 प्लस V2 900 होगा, तो V2 को क्या लिख सकता हूँ? 900 माइनस V1। 900 माइनस V1 तो ये होगा 6V1 इज इक्वल टू 12 इंटू 900 माइनस 12V1, तो ये होगा 18V1 इज इक्वल टू कितना होगा? 12 इंटू 900, ठीक है। 18 900 जाएगा शायद, 18 5 90। हाँ तो आ गया V1 600 हो गया। V1 आ गया 600 वोल्ट। अब ध्यान से सुनो, V1 का मतलब क्या था? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक मिनट। V1 मतलब ये A और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू 600, राइट। अब A का पोटेंशियल 900 दिया हुआ है, माइनस Vp इक्वल टू 600, तो Vp कितना होगा? Vp विल बी इक्वल टू 900 माइनस 600, दैट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। तो तुम्हारा फाइनल आंसर है 300 वोल्ट। अब यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, हम लोग काफी क्वेश्चंस कर लिए, ओके। So thanks for watching the video. Do subscribe the channel and share the video with your friends. Thank you.